वेलकम स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून के ऑनलाइन पोर्टल में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। हम इफेक्टिव स्ट्रेस आपका चैप्टर करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स में, और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें आता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इन ए सॉइल इज़ द स्ट्रेस कैरिड बाय दी। ओके, सो इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, आपको पता है कि मान लो सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे आपके क्या हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं, और इस सॉलिड पार्टिकल के साथ साथ आपको पता है कि इनमें क्या भी हैं, आपके वॉइड्स। अब आपको वॉइड्स में क्या रह सकता है, आपका वाटर भी रह सकता है और एयर भी। तो आपका बेसिकली जो टोटल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, जो वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है और जो आपके सॉलिड पार्टिकल हैं उनके द्वारा जो आपका स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम टोटल स्ट्रेस में से जो वाटर का प्रेशर है यानी पोर वाटर प्रेशर को रिड्यूस कर दें तो उसे क्या बोला जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, जो भी आपका सॉलिड पार्टिकल हैं उन सॉलिड पार्टिकल के कांटेक्ट के कारण जो आपका इंटरग्रेनुलर प्रेशर होता है उसी को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस। और इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय कार्ल तरजागी। किसने दिया था इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल? वाज गिवन बाय कार्ल तरजागी। तो किसके बीच में आपका किसके द्वारा होता है, सॉलिड प्रेजेंट इन दी सॉइल मास। पोर वाटर प्रेशर किसके द्वारा कैरी होता है, आपका वाटर के द्वारा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द प्रेशर ट्रांसमिटेड बाय पोर वाटर इन ए सॉइल मास इज कॉल्ड। द प्रेशर ट्रांसमिटेड बाय पोर वाटर ऑफ ए सॉइल इज कोल्ड एज पोर वाटर प्रेशर। उसे क्या बोला जाता है, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल स्ट्रेस। इसको क्या भी बोला जाता है, एक नाम से और बोला जाता है इसको न्यूट्रल स्ट्रेस। क्लियर हो गया। अब नाउ आपका जो पोर वाटर प्रेशर है ये किस तरह से दिया जाता है, एच इंटू गामा डब्ल्यू, जहाँ पर गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी U इज इक्वल टू पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी इफेक्टिव स्ट्रेस इन ए सॉइल मास ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट ए डेप्थ ऑफ 6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ से आपको 6 मीटर नीचे एक जो सैचुरेटेड सॉइल मास है जिसका यूनिट वेट यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना है, 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो आपको 6 मीटर यानी इस सेक्शन पे जो वर्टिकल स्ट्रेस है, ठीक है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा गया है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, जो भी सॉइल मास के द्वारा डेवलप होगा, ये क्या होता है, गामा सैचुरेटेड इंटू आपका 6 मीटर, और गामा सैचुरेटेड कितना है, 19 इंटू 6 माइनस यू। पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉइल मास है तो डेफिनेटली इसके जो वर्ड्स हैं इसमें क्या होगा, आपका वाटर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, आपका वाटर। तो ये वाटर के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा उसे पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। ये कितने मीटर में, आपका 6 मीटर में, और यूनिट वेट ऑफ आपको पता है कि जो वाटर होता है वो कितना होता है, 9.81। तो सपोज लेटेस्ट मैं 10 ले लेता हूँ अभी अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 10 9 9 6 54, 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव स्ट्रेस इन सैचुरेटेड सॉइल मास एट एनी डेप्थ इज ए फंक्शन ऑफ। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है किसी सैचुरेटेड सॉइल मास में किसी डेप्थ में किसका फंक्शन होता है। तो आपको पता है कि जो आपका किसी डेप्थ में कोई सैचुरेटेड सॉइल मास है तो सैचुरेटेड सॉइल मास का यूनिट वेट क्या होगा, गामा सैचुरेटेड। अब आपको पता है किसी भी डेप्थ में, सपोज एच डेप्थ में अगर हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, सो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। और टोटल स्ट्रेस क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू ये जो हाइट एच है एच, और पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। एच कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका एच। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, दैट इज गामा डैश। सिग्मा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डैश इंटू एच। सो इफेक्टिव स्ट्रेस इन ए सैचुरेटेड सॉइल मास इज ए फंक्शन ऑफ सबमर्ज्ड यूनिट वेट। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू को क्या बोला जाता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉजेज। तो देखें आपको पूछ रहा है ग्राउंड वाटर टेबल होता क्या है, जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वाटर हेल्ड होता है किसी सॉइल मास में ड्यू टू द फ्री ड्रेनेज इज नोन एज ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल क्या है आपका, अबव दी ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड वाटर टेबल है यानी कि इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये हो गया आपका वाटर, यहाँ पर क्या है आपका बेसिकली इस तरह से वाटर। तो अब आपका क्या बोल रहा है, अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर जा रहा है तो देखें अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर इंक्रीज होता है तो जिस अमाउंट में आपका टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होता है, ठीक है, ड्यू टू दी, देखें क्या है,
जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल अगर ऊपर जाएगा, जितना अमाउंट में टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होगा उतने अमाउंट में क्या भी इंक्रीज होता है आपका पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रह जाएगा आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा हमेशा कांस्टेंट। तो आपका ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर टेबल एबव द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर ग्राउंड वाटर टेबल के इंक्रीज होने के कारण टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज ये 1 मीटर ऊपर गया, सपोज 1 मीटर, तो आपका जो टोटल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा 1 × 9.81, और पोर वाटर प्रेशर भी कितना डेवलप होगा, पोर वाटर प्रेशर इज ऑल्सो 1 × 9.81। तो ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल अमाउंट में डेवलप होंगे, टोटल स्ट्रेस भी और पोर वाटर प्रेशर भी। तो दोनों इक्वल अमाउंट में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से इसको हटा देंगे तो जीरो। सो अब ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं कि राइज ऑफ वाटर टेबल एबव द ग्राउंड सरफेस कॉजेज। तो इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, बिल्कुल हमने अभी देखा कि इक्वल अमाउंट में सिग्मा एंड यू आर इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट, पर दोनों इंक्रीज होंगे, पर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वाटर लेवल इन ए लेक इज 5 मीटर अबव द बेड। द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द लेक बेड सॉइल इज 20 kN per minute। द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इतना, द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस है 5 मीटर बिलो द लेक बेड। क्या बोला, द वाटर लेवल इन ए लेक इज 5 मीटर अबव द बेड। अब आपका क्या है, ये सपोज बेड है किसका, जो आपका लेक है, इससे ऊपर आपका कितने मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर ये जो आपका बीच की झील है, झील का क्या है आपका लेवल है, ठीक है 5 मीटर। अब आपको पूछ रहा है जो ये बेड है, यानी ये बेड है, ये सॉइल सैंड कुछ भी हो सकती है इसमें, तो आपका इसका यूनिट वेट कितना दे रखा है 20 kN/m³। तो बोल रहा है द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एज 5 मीटर बिलो द लेग बेड। तो इससे ये बेड से 5 मीटर नीचे, कितने नीचे आपके 5 मीटर नीचे, यानी यहाँ पे ये जो 5 मीटर नीचे है, आपको क्या पूछ रहा है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सीधे सीधे टोटल स्ट्रेस निकाल लो। टोटल स्ट्रेस क्या होगा 5 × ये वाटर है यहाँ पे, तो वाटर का यूनिट वेट क्या होगा 10, 5 × 10 वाटर, जो ये 5 मीटर बेड, ये जो बेड का लेवल है इससे 5 मीटर ऊपर वाटर है, 5 × 10 प्लस जो 20 × जो 5 मीटर ये आपकी क्या है सॉइल है, तो 5 × 20, तो कितना हो गया 20 × 5 100, 10 × 5 50, 50 और 100 150, तो ये हो गया आपका 150 kN/सिग्मा। अब यू पोर वाटर प्रेशर किसके द्वारा डेवलप होता है, वाटर। तो वाटर कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर से लेके पहले या तो 5 मीटर तो है ही, तो इससे नीचे जो आपकी सॉइल होगी ये सैचुरेटेड होगी। तो सैचुरेटेड सॉइल मास में भी क्या डेवलप होता है आपका, वर्ड्स में वाटर के कारण क्या होता है पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 और 5 10 मीटर डेप्थ होगी, और यूनिट वेट कितना होता है वाटर का, दे रखा है कि 10 ले रहे हैं, वैसे 9.81 होता है, अभी कितना ले रखा है इसने 10, तो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच कितना है 10 × 10 100, तो 1। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, यानी 150 माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो 150 माइनस 100 50, तो राइट आंसर विल बी 50 kN/m²। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव स्ट्रेस इज। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज, देखें सबसे पहली चीज़ ये कैन नॉट बी मेजर, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है इसको मेजर नहीं किया, तो ऑप्शन ये आपका बी गलत हो गया, तो ऑल ओवर द एबव भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए या सी द स्ट्रेस एट पार्टिकल कॉन्टैक्ट। तो देखें बेसिकली बोल क्या रहा है कि स्ट्रेस एट पार्टिकल कॉन्टैक्ट, तो स्ट्रेस एट पार्टिकल कॉन्टैक्ट ड्यू टू दी कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होता है। पर ये एक ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में कॉन्टैक्ट हमने कैलकुलेट किया और वो इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। बेसिकली क्या होता है, मान लो ये आपका सेक्शन है, तो इस सेक्शन में किसी एक डेप्थ में, एच डेप्थ में आपका जो ये सॉइल का वेट होगा, ये जो सॉइल का वेट होगा उस वेट के कारण, और जो आपके मीन्स की जितने भी आपके पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, यानी इंटरग्रानुलर प्रेशर, तो इस सेक्शन एक्स एक्स में उस प्रेशर को क्या बोलते हैं आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। तो किसी एक कॉन्टैक्ट पे नहीं होगा, यानी किसी एक डेप्थ में वर्टिकल स्ट्रेस होगा। तो राइट आंसर, तो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, बिल्कुल, क्योंकि तरजागी ने क्या बोला था, दैट इज शियर स्ट्रेंथ इज़ ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। यानी आपको पता ही है कि जो टाउ होता है, क्या होता है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार 10 φ। तो आपको पता है शियर स्ट्रेंथ किसके फंक्शन होता है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, यानी शियर स्ट्रेंथ। तो आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर विल बी सी।
तो ध्यान रखें, इसको हम मीजर नहीं कर सकते हैं, फिजिकल पैरामीटर इट कैन बी मीजर्ड बोलकर तो मीजर नहीं कर सकते। जैसे एक कोर वाटर प्रेशर है, इट कैन बी मीजर्ड विद हेल्प ऑफ पीजोमीटर। किसके हेल्प से? पीजोमीटर। जो टोटल स्ट्रेस है इसको भी मीजर कर सकते हैं किसके द्वारा? आप एक प्रेशर वेसल के द्वारा, पर इफेक्टिव स्ट्रेस कैन नॉट बी मीजर्ड। नेक्स्ट, क्विक सैंड इज ए। तो जो क्विक सैंड है, तो बेसिकली क्या बोला? टाइप ऑफ सैंड, फ्लो कंडीशन। बेसिकली होता क्या है, क्विक सैंड क्या है? क्विक सैंड एक आपका क्या है? हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन है। ये कब होता है? जब आपका बेसिकली जो कभी भी सीपेज फ्लो होता है, तो सीपेज फ्लो में क्या होता है? जब अपवार्ड जो आपका सीपेज फोर्स है यानी एफ जो आपका सॉइल मास के बुएंट वेट यानी कि एफ बी के बराबर अगर हो जाता है, तो जो भी आपका सॉइल मास का इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाता है? जीरो। फिर से देखें क्या बोला मैंने, जब सीपेज फोर्स जो भी आपका सॉइल मास का बुएंट वेट है, बुएंट वेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी जब आपका सॉइल मास सबमर्ज्ड कंडीशन में रहती है यानी ग्राउंड वाटर टेबल क्या रहता है? ऊपर। ये होता कब है क्विक सैंड कंडीशन? जब आपका बेसिकली आप क्या करते हैं? मिट्टी खोदते हैं, ऐसे जगह पर मिट्टी खोदते हैं जहाँ पर कि आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है एक्सकेवेशन से ऊपर है। तो आपका क्या हो जाता है कि जो सीपेज फोर्स डेवलप हो रहा है वो ग्राउंड वाटर टेबल में जो वाटर प्रेजेंट है, अपवार्ड सीपेज फोर्स हो रहा है, वो बुएंट फोर्स के बराबर हो जाता है। बुएंट फोर्स क्या होता है? उत्प्लावक बल, उसके बराबर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो। अब जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगा तो क्या होता है? कोहेजनलेस सॉइल में आपको पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस सिग्मा बार टेन फाइव। अब सी क्या हो जाएगा? जीरो कोहेजनलेस सॉइल के लिए। अगर सी जीरो है, कोहेजनलेस है, कोहेजनलेस मीन्स कोई कोहेजन नहीं है, तो और सिग्मा बार भी जीरो हो रहा है, किस कारण? क्विक सैंड कंडीशन के कारण। तो आपका शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? जीरो। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? आपका क्विक सैंड कंडीशन। तो क्विक सैंड कंडीशन क्या है? एक फ्लो कंडीशन है जो किस में होती है? आपकी कोहेजनलेस सॉइल में। कोहेसिव सॉइल में नहीं होगी, क्योंकि कोहेसिव सॉइल में सी जीरो नहीं होगा, सी जीरो नहीं होगा तो शेयर स्ट्रेंथ भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो और मैंने बोला क्विक सैंड कंडीशन होती कब है? जब आपने क्या किया है? इस तरह से मान लो, इस तरह से आपने एक्सकेवेशन किया है, ये यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं आप, और ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ कहीं है, ये GWT ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ पर आप गड्ढा खोद रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप एक्सकेवेशन करेंगे तो ये जो आपका सीपेज प्रेशर है, कौन सा आपका? दैट इज़ सीपेज प्रेशर यानी सीपेज फोर्स है FS, जो भी आपका ये सॉइल मास है, ये सॉइल मास के बुएंट वेट के बराबर हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा? अपवार्ड, ये जो अपवार्ड सीपेज फोर्स है ये किसके बराबर? बुएंट वेट। तो इसके कारण इस यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा? जीरो, और सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसलिए हमेशा कभी भी आप एक्सकेवेशन करते हैं तो ग्राउंड वाटर टेबल को क्या करते हैं? लोअर करते हैं पहले। कैसे? बाई पुटिंग ए वेट, एक सरचार्ज लोड रख के ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कंसोलिडेशन। या आप क्या कर सकते हैं? दूसरा, एक कभी कभी आप देखते होंगे सीट पाइल, सुना होगा आपने, सीट पाइल यूज़ करते हैं। सीट पाइल क्या होती है? जैसे इस तरह से आपने यहाँ पर क्या कर दिया? एक सीट पाइल लगा दी। तो सीट पाइल लगाने से क्या हो जाएगा? ये जो आपकी लेंथ होगी सीपेज फ्लो की, तो ये बढ़ जाएगी। तो सीपेज फ्लो की लेंथ बढ़ने से क्या होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एच हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? I इक्वल टू H/L। तो ये क्रिटिकल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये लेंथ बढ़ गई ना इस सीट पाइल के कारण। इसको पहले ये यहाँ से ऐसे चले जा रहा था मान लो, तो ये सीट पाइल के करने के कारण ये इसकी लेंथ बढ़ गई, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्रिटिकल तक नहीं पहुंच पाएगा, और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे क्विक सैंड कंडीशन आती है। तो यहाँ पर ये आपने क्विक सैंड कंडीशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। तो सबसे पहले कोहेजनलेस सॉइल में होगी, देखिए हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन है, कब आएगी? जब अपवार्ड सीपेज फ्लो बुओयंट फोर्स के बराबर होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा तो आपका क्या होगा? जो भी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस अ क्विक सैंड कंडीशन इन ए सैंड स्टैंड और थिकनेस 1.5। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है जब क्विक सैंड कंडीशन होती है, तो कब अकर होती है? जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाता है? G-1 किसके बराबर होता है? 1 + E के बराबर। तो ये फॉर्मूला है। हालांकि फॉर्मूला इस तरह से होता है कि गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा W। अब गामा सबमर्ज्ड होता क्या है? दैट इज G-1 अपॉन 1 + E इंटू क्या होता है आपका? गामा W अपॉन, आपने क्या कर दिया? गामा W आपका ही गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा W, तो गामा W से गामा W G-1 अपॉन 1 + E, ये फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूले में रखेंगे IC इक्वल टू G-1। G-1 मीन्स 2.67 - 1 अपॉन 1 + E। E कितना है आपका? 0.5।
तो सॉल्व करेंगे इसको तो सॉरी 0.67 है, ठीक है 0.67। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 1 आंसर नहीं रहेगा, आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है? हाइड्रोलिक हेड। अब आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू क्या होता है आपका? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। और कितनी लेंथ है उस सॉइल मास की, यानी लेंथ को हम थिकनेस बोलना है भी आपको 1.5 मीटर। तो हाइड्रोलिक हेड पूछा हुआ है अपॉन 1.5 मीटर, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप निकाल चुके हैं 1। तो हेड कितना हो जाएगा? हेड इक्वल टू 1 इंटू 1.5, दैट इज 1.5 मीटर विल बी दी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो सॉइल है बोला इंक्रीज वर्ड रेशियो बट डिक्रीज परमेबिलिटी। तो आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टैक्ट प्रेशर कब ज़्यादा बढ़ेगा? जब आपको पता है इनके बीच में कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा। इनके बीच में कॉन्टैक्ट कब ज़्यादा होगा? जब वर्ड रेशियो डिक्रीज होगा डेफिनेटली। तो वो कॉन्टैक्ट प्रेशर बढ़ने से वर्ड रेशियो डिक्रीज होगा। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कोजनी-कारमान इक्वेशन जो आपका परमेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू, इस तरह से आपने देखा होगा एक फॉर्मूला ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, इस तरह से। तो वर्ड रेशियो पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वर्ड रेशियो के बढ़ने से परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, पर वर्ड रेशियो डिक्रीज हो रहा है पार्टिकल कॉन्टैक्ट के कारण, तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेज बोथ वर्ड रेशियो एज वेल एज परमेबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू सरचार्ज लोड इफेक्टिव स्ट्रेस। सरचार्ज लोड होता क्या है? इसको ओवर बर्डन प्रेशर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं आपका? ओवर बर्डन प्रेशर। अगर आपने किसी, ये जस्ट ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? कुछ एक एक्स्ट्रा लोड लगा दिया। सपोज कोई बिल्डिंग का लोड है, कोई एक्स्ट्रा वेट रख दिया, सपोज जिसकी इंटेंसिटी क्या है? Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सॉइल डिपॉजिट ग्राउंड वाटर टेबल इज 5 मीटर below the ground level if top 5 meter sand deposits dry वर्ड रेशियो जितना। तो ये थोड़ा सा मीन्स कि आपका लंबा क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल इज़ 5 मीटर बेलो द ग्राउंड लेवल, यानी कि ये ग्राउंड लेवल है, ये आपका मीन्स कि ये ग्राउंड लेवल है, इससे कितने मीटर नीचे? आपके 5 मीटर नीचे। कितने मीटर नीचे? 5 मीटर नीचे क्या है आपका? ग्राउंड वाटर टेबल है। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है? जो भी ग्रेविटेशनल वाटर के द्वारा पोर्स में जो आपका वाटर रहता है, फ्री वाटर, उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर टेबल। तो 5 मीटर नीचे है। अब आपको पूछ रहा है टॉप 5 मीटर सैंड डिपॉजिट इज ड्राई। ये जो सॉइल है ये क्या है आपकी? ड्राई है, ठीक है। एंड वर्ड रेशियो इज 0.5, इसका वर्ड रेशियो 0.5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी तरीके है? 2.65। तो इससे हमें गामा डी निकाल सकते हैं, ठीक है। गामा डी कैसे निकाल सकते हैं? गामा डी इक्वल टू होता है जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। इसमें वैल्यू रखेंगे आप, गामा डब्लू सपोज आपको 10 मीटर रख लीजिए आप, तो इसको रखेंगे तो इससे आपका सॉल्व करके आएगा 17, इसको घर में करना है 17.67। सॉल्व करके अभी करो इसको, ठीक है। जी इक्वल टू 2.65 है, गामा डब्लू कितना है आपका? 10, 1 प्लस ई दे रखा है 0.5, इसको रखो 17.67 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है? व्हाट विल बी इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, इससे 10 मीटर नीचे पूछा हुआ है। कितने मीटर नीचे? 10 मीटर नीचे। तो 10 मीटर नीचे यानी 5 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया। अब देखें इससे ऊपर की सॉइल तो ड्राई है, पर क्या ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे भी सॉइल ड्राई होगी? नहीं। ग्राउंड वाटर टेबल जब भी आ गया दैट मीन्स इससे नीचे की सॉइल हमेशा क्या रहेगी? सैचुरेटेड। ये सॉइल कैसी रहेगी आपकी? सैचुरेटेड। जब ये सॉइल सैचुरेटेड होगी तो यहाँ पर आपका जो यूनिट वेट आएगा वो क्या आएगा? गामा सैचुरेटेड आएगा। तो गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या है? गामा सैचुरेटेड इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जी प्लस ई इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखें हमने क्या क्या निकाल लिया है? गामा डी निकाल लिया है, गामा डी निकाल लिया हमने कितना? 17.67 निकाल लिया। गामा सैचुरेटेड निकालेंगे हम फॉर्मूले से जी प्लस ई गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, तो ये आएगा 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपको 10 मीटर नीचे क्या निकालना है? इफेक्टिव स्ट्रेस। तो पहले टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? देखिए डायग्राम एक बार फिर से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आपके लिए। ये सॉइल है जिसका यूनिट वेट है 17.67। ये सॉइल है सैचुरेटेड जिसका यूनिट वेट क्या है? 21। यहाँ पर क्या था? ग्राउंड लेवल था। ये क्या था आपका? ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये क्या था? GWT, और पूछा आपको 10 मीटर है इस सेक्शन एक्स एक्स पे। तो सिग्मा टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 5 इंटू 17.67 प्लस 5 इंटू 21। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 17.67 और 5 इंटू 21। तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ 193.35, ठीक है। ये निकला है टोटल स्ट्रेस। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? U इक्वल टू
पोर वाटर प्रेशर सिर्फ कितने में होगा, जो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे सॉइल है, क्योंकि इस ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर सॉइल कैसी दे रखी है आपको, डिपोजिटेड ड्राई, तो इसमें आपका वाटर पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा ड्राई सॉइल में। कौन सी सॉइल में होगा, हमेशा सैचुरेटेड। और कैसे पता चलेगा, या तो दिया रहेगा सैचुरेटेड सॉइल या आपको ग्राउंड वाटर टेबल दिया रहेगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे हमेशा सॉइल क्या रहेगी, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉइल में इसमें पोर वाटर डेवलप होगा। कितना डेवलप होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच, और गामा डब्ल्यू सपोज 10 है, कितना मीटर है आपका, 5 मीटर। ये कितने मीटर है, 5 मीटर इंटू 5, तो 10 5 या 50, तो 193.35 में से अगर 50 घटा दूंगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो 193.35 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखें। वैसे तो लंबा क्वेश्चन है, ये आपको दिया रहेगा गामा डी गामा सैचुरेटेड दिया रहेगा, पर आपका एक ऑब्जेक्टिव और बन गया कि गामा डी कैसे निकालते हैं, गामा सैचुरेटेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, गामा डी का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई से निकल जाएगा। आप रखेंगे गामा डब्ल्यू आपका 9.81 या 10, और गामा सैचुरेटेड कैसे निकालेगा बोले मैंने, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, तो इससे निकल जाएगा। तो ये दोनों निकल गए, फिर आप टोटल स्ट्रेस निकाल लीजिए, पोर वाटर प्रेशर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स कुछ 11th क्वेश्चंस थोड़ा सा आपका मीन्स की उसका आंसर आपको मीन्स की वीडियो में पता नहीं चला होगा, तो मैं इसको पूरा कर लेता हूँ 11th 12th और 13 क्वेश्चन को। ओके, तो इस चैनल में अभी बने रहें, ठीक है। सो ओके, ड्यू टू सरचार्ज लोड इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ड्यू टू सरचार्ज लोड इफेक्टिव स्ट्रेस मैंने बताया, सरचार्ज लोड क्या होता है, ओवरबर्डन प्रेशर। तो जो आपका ओवरबर्डन प्रेशर है वो होता क्या है, बेसिकली ग्राउंड लेवल है, जो भी आपका बिल्डिंग का लोड है या जो बिल्डिंग का वेट है या आपका कोई भी एक्स्ट्रा वेट जो आपका मीन्स से सपोज क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी से लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सरचार्ज लोड और ओवरबर्डन प्रेशर। तो बोल रहा है उसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो किसी सेक्शन एक्स एक्स पे जो ये वर्टिकल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस सरचार्ज लोड के कारण, ये क्या होता है कि पूरे डेप्थ में यानी एच डेप्थ में इक्वल अमाउंट में, क्योंकि इस ग्राउंड लेवल में यहाँ पर भी आपका कितना होगा, क्यू इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर भी क्यू होगी, यहाँ पर भी क्यू होगी, और इस सेक्शन एक्स पे भी। तो सरचार्ज इंटेंसिटी के कारण जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और किस अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, जितनी इंटेंसिटी आपकी क्या हुआ, आपकी सरचार्ज लोड के कारण। यानी कि अगर ये आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आप इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे, 10। मान लो सपोज ये सैचुरेटेड सॉइल है 20, ये 5 मीटर डेप्थ है, तो आपका जो टोटल स्ट्रेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 इंटू 5, यानी 20 पंजे 100 और 10 110 टोटल। और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आपका पोर वाटर प्रेशर घटाना पड़ेगा। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, 10 इंटू 550, तो 110 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 60, ठीक है। तो 10 हमेशा जुड़ता रहेगा इसमें, ठीक है। तो इंक्रीजेज बट बाय एन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सरचार्ज लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो कैपिलरी एक्शन होता क्या है, जब आपको पता है जैसे ये ग्राउंड वाटर टेबल है, तो अगर ये इस ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर जो सॉइल है वो आपकी क्या हो, कैपिलरी एक्शन के कारण इस तरह से राइज होने लग जाए, तो इससे नीचे की सॉइल तो आपको पता है हमेशा क्या होने वाली है, आपकी सैचुरेटेड होने वाली है। पर ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर की सॉइल क्या भी हो सकती है, आपकी पार्शली सैचुरेटेड। तो कैपिलरी एक्शन क्या है कि जो पोर्स हैं उनमें सरफेस टेंशन के कारण कभी कभी राइज ऑफ वाटर होने लग जाता है, तो वो जो सॉइल है जो पार्शली सैचुरेटेड या ड्राई थी वो क्या हो जाती है, आपकी फुली सैचुरेटेड। तो ऐसे जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। तो इसके कारण जो पोर वाटर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। कितना हो जाएगा, -H गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस H गामा डब्ल्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू H गामा यानी कि सिग्मा प्लस H गामा डब्ल्यू। ओके, सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव प्रेशर ऑफ वाटर, जिसको क्या बोलते हैं आपका नेगेटिव प्रेशर ऑफ वाटर, जो कैपिलरी एक्शन के कारण डेवलप हो रहा है, यानी पोर वाटर प्रेशर यानी U हेल्ड अबव ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट्स इन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड एज। तो जो भी आपका वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर टेबल
के ऊपर जो कैपिलरी एक्शन के कारण राइज हो रहा है वाटर, उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज सॉइल सक्शन। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन तो आपको पता है क्या होता है। जब आपका सॉइल मास में जो अपवार्ड सीपेज फोर्स है बुओयंट वेट के बराबर हो जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस के जीरो होने के कारण शेयर स्ट्रेंथ कोहेजन लेस सॉइल की जीरो हो जाती है, इसको क्विक सैंड कंडीशन। लिक्विफिकेशन भी आपका सॉइल मास का स्ट्रेंथ का लॉस हो जाना है, पर ये आपका इसका कॉज अलग है, इसका कारण अलग है। क्विक सैंड कंडीशन का कारण अलग है, लिक्विफिकेशन का कारण अलग है। लिक्विफिकेशन का क्या होता है? जब कोई एक सैचुरेटेड सैंड मास में अचानक से एक क्या आता है, आपका सडन लोड अप्लाइड होता है। तो सडन लोड लाइक अर्थक्विक या सेस्मिक फोर्स इस तरह से कुछ डेवलप होता है, तो उसके कारण जो सॉइल मास है वो बिहेव्स लाइक एज ए लिक्विड, दैट मीन्स इट लॉस इट्स शेयर स्ट्रेंथ, वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाती है, और इसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं। किसमें होती है? आपके सैचुरेटेड सॉइल मास में। ठीक है, क्विक यहाँ हम बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन इज ए केस ऑफ क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन का कारण कुछ और है, लिक्विफिकेशन का कारण कुछ और है। न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है? न्यूट्रल स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज पोर वाटर प्रेशर। ये ध्यान रखें, लिक्विफिकेशन किस में होता है? सैचुरेटेड सॉइल मास में, सैंड में, ड्यू टू सडन अप्लाइड लोड या ड्यू टू अर्थक्विक फोर्सेस। क्विक सैंड कंडीशन किस में होगा? वो क्या भी बोलते हैं? बॉइलिंग ऑफ सैंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टिपिकल डिपॉजिट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल ऑफ यूनिट वेट इतना द इंटरग्रानुलर प्रेशर को क्या भी बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस। इंटरग्रानुलर क्यों? क्योंकि जो ग्रेन के कॉन्टैक्ट प्रेशर के कारण हो रहा है। सिग्मा बार दे रखा है आपको 50, और ये होता क्या है? सिग्मा माइनस यू। तो 50 इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सैचुरेटेड सॉइल मास है, दैट इज गामा सैचुरेटेड इंटू एच, माइनस यू इक्वल टू क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर, गामा डब्ल्यू इंटू एच, ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल स्ट्रेस। गामा सैचुरेटेड दे रखा है 20 इंटू एच, माइनस गामा डब्ल्यू कितना है आपका? दैट इज़ 10, सपोज 9.81 होता है, मैं 10 मान लेता हूँ एच, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 एच, और ये क्या है? 50। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 से कितना बार गया? 5, तो 5 मीटर विल बी दी राइट आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब सेशन आपका कंप्लीट होता है, तो इसको फिर से एक बार पूरा देखें और कहते हैं ध्यान से समझें। कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।